हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में अनुच्छेद। इस सीरीज में हम घटना चक्र पूर्व अवलोकन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपने हम अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से इनकी संख्या 395 अनुच्छेद ही बचे हुए हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे और 995 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और प्रतिस्थापित किए गए, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, कई अनुसूचियां भी जोड़ी गईं और इनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्यों को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 हमें अस्पृश्यता का अंत बताता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में दी गई है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में मिलता है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 बताता है। काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशा एवं प्रस्तुति सहायता अनुच्छेद 42 बताता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में मिलती है और शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हमें अनुच्छेद 50 में उल्लिखित मिलता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है। राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 अर्थात 111 में दिया गया है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। यह हमें बताता है अनुच्छेद 117 बताता है कि जितने भी अनुच्छेद 110 से रिलेटेड प्रावधान है कर अधिरोपण से संबंधित, वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किए जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में नहीं किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? लोकसभा में किए जाएंगे। अनुच्छेद 119 में संसद की वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन बताता है। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन लगाया गया है। मतलब संसद में क्या बातें होती हैं, नेता क्या बहस करते हैं, इस पर कोई भी न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनुच्छेद 121 के तहत निर्बंधन नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब अध्यादेश जारी करने की, आपातकालीन समय में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति हमें कौन बताता है? 123 बताता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार बताया गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 164 में मिलते हैं।
राज्य विधानसभाओं की संरचना का वर्णन, राज्य में कैसी विधानसभा होगी, इसका वर्णन हमें मिलता है 170 में। अनुच्छेद 215 हमें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताता है। 222 हमें किसी न्यायाधीश पर एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण का वर्णन करता है कि एक जो न्यायाधीश है वो कैसे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर हो सकता है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्तियों को बताता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति बताता है। अनुच्छेद 247 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण बताता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में उल्लिखित की गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है और उनसे के विनियमन करने की शक्ति भी हमें 318 में मिलती है, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य कर्मचारी हैं उनके। अनुच्छेद 320 हमें लोक सेवा आयोग के कार्य को बताता है। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग का गठन किसमें किया गया है, तो 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण बताता है। अनुच्छेद 323 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं और 352 में आपात की उद्घोषणा या आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है। अब आते हैं प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। पहला अनुच्छेद हमें क्या बताता है, एक है तो भारत का राज्य संघ भी कैसा है, एक है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 क्या बताता है, तो 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के जितने भी क्षेत्र है, सीमाएं हैं, उनके नामों में जो परिवर्तन करना है वो हमें अनुच्छेद 3 से पता चलता है। देखिए 1, 2, 3 में क्या दिया गया है, पहले में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कितना कितना राज्य क्षेत्र है। लेकिन आपको कोई नया राज्य आ गया, उसको प्रवेश कराना है भारत में, तो 2 में उसके प्रावधान दिए गए हैं कि नए राज्य को भारत में कैसे प्रवेश कराया जाएगा। प्रवेश तो हो गया, लेकिन उसकी सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन जो करना है और नए राज्य का निर्माण करना है वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के साथ नागरिकता दी गई है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था उसके समय से नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध है। किसी भी समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 देता है और 15 देता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन मतलब जितनी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारियों का या अधिकारों का संरक्षण बताता है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि यदि कोई अपराध करता है तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में जितने भी संरक्षण दिए गए हैं वो अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का जो खंड का है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध
से संरक्षण दिया गया है। 20 में क्या दिया गया था कि यदि अपराध हो जाता है तो अपराध से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है, संरक्षण दिया गया है 20 में। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 के ए में क्या दिया गया है कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 22 में क्या दिया गया है कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है, दशाओं में कुछ ऐसे विषय होते हैं कि आपको अपराध होने के बाद गिरफ्तारी और अपराध होने के पहले गिरफ्तारी, इसमें जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कोई व्यक्ति है वह किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है, धर्म का अबाध रूप से मान सकता है, आचरण कर सकता है और प्रचार करने की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद 25 में दी गई है। 24 में क्या दिया गया है? 24 में दिया गया है कि जितने कारखाने हैं वहाँ पे बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। और अनुच्छेद 23 में बाल दुर्व्यापार मतलब उनका व्यापार नहीं कर सकते और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 यह राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। अब आता है अनुच्छेद 39 का इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है। 39 का में क्या दिया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार अनुच्छेद 14 में दिए गए, मतलब 41 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 43 ख इसमें सहकारी समितियों का संवर्धन करने का प्रावधान किया गया है। 43 के ख में क्या किया गया है? सहकारी समितियों का संवर्धन करने का प्रावधान। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बालावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे थे उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था 21 के काम है। लेकिन 6 वर्ष से जो जितने भी कम बच्चे हैं, आयु के कम बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों की बालावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 का में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीव का रक्षा अनुच्छेद 48 का में दी गई है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि इसमें की गई है 51 में। 51 के काम में दिए गए हैं मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान किया गया है। 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी और 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। देखिए 52 में दिया गया है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी। 57 में दिया गया है कि वह पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में दिया गया है कि उन पद की योग्यताएं क्या क्या होंगी और 60 में दिया गया है उनकी शपथ और प्रतिज्ञान और 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 66 में 70 में अनुच्छेद 70 में दिया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड, देश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 में। मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जब किसी व्यक्ति का दंडादेश में निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और लघुकरण कर सकता है राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति दी गई है 72 में। 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की जितनी भी कार्यपालिका है उनकी शक्तियों का विस्तार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी।
75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की स्थापना या राज्यसभा की संरचना क्या होगी। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा की संरचना कैसी है। अनुच्छेद 83A में कहा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। 84 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों के लिए क्या क्या निर्भरताएं होंगी। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत बराबर पड़ने पर वह इसका उपयोग कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष यदि निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं। अनुच्छेद 100 में कहा गया है। 108 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती हैं। 109 में दिया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा। 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 बताता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। देखिए 108 में दिया गया है कि यदि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा। 112 में दिए गए हैं विधेयक वित्तीय विवरण। 117 में दिया गया है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न करने का प्रावधान देता है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन या रिव्यू करने की शक्ति बताता है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। अनुच्छेद 164 का 1 यह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन करने का प्रावधान करता है। 169 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में समय समय पर सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विधानसभा के विघटन करने का अधिकार दिया गया है राज्यपाल को। अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक देना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेने का प्रावधान अनुच्छेद 200 में दिया गया है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक दिए गए हैं कि जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का वर्णन करता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान 219 में किया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति होती है या रिट निकालने की शक्ति दी गई है 226 में। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है 231 में। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान या प्रशासन
कैसे करना है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 239 में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 239 के का में दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 243 में दिया गया है ग्राम सभा। 243 के का में दिए गए हैं ग्राम सभा। 243 के खा में दी गई है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के गा में दी गई है ग्राम पंचायतों की संरचना क्या होगी। अनुच्छेद 243 के घा में दी गई है कि पंचायतों के स्थान पर आरक्षण क्या होगा। अनुच्छेद 243 के झा में दिया गया है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 के टा में दिया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन, अर्थात का में मतलब के दिया गया है ना। अनुच्छेद 243 के में दिया गया है पंचायतों के निर्वाचन के संबंध की प्रावधान। अनुच्छेद 243 के था में दिया गया है पंचायत नगर पालिकाओं की गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 243 या का में नगर पालिकाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के या घा में जिला योजनाओं के लिए समितियां बनाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के या झा में सहकारी समितियों का निगमन दिया गया है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय से संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। मतलब राज्य सूची के विषय से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय हित के हैं विषय उसमें विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान किया गया है 249 में। 249 में दिया गया है राष्ट्रीय हित की विधि पर संसद की शक्तियाँ। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनको प्रभावी करने के जितने विधान हैं वो दिए गए हैं 253 में। अनुच्छेद 262 में दिए गए हैं अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का जो न्याय निर्णय करना है वो अनुच्छेद 262 में दिया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध के उपबंध किए गए हैं। देखिए 262 में दिया गया है अंतर्राज्यीय नदियों और जो नदी जल से संबंधित जितने विवाद हैं उनका नियमन करना। अनुच्छेद 263 में दिया गया है कि जितने अंतर्राज्यीय परिषद हैं उनके संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 266 में राज्य और भारत की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 267 में राज्य की या भारत की जो आकस्मिक निधि है उसका प्रावधान किया गया है। 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। अनुच्छेद 326 राज्य लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उनके लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना बतलाता है। अनुच्छेद 323 यह लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। मतलब अब ये नहीं है। पहले जो 331 था उसमें दिया गया था कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना होगा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में और इसको निष्प्रभावी कर दिया गया।
अनुच्छेद 332 में राज्यों की जो विधानसभा हैं उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 332 में राज्यों की जो विधानसभा है वहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि राज्यों की जो विधानसभा है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना होगा। तो इसका प्रावधान पहले था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 खा में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए 338 में अनुसूचित जाति आयोग के लिए, अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है और 338 खा में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की अनुमति देता है। अनुच्छेद 243 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा देता है। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी करता है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्राधिकारी करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध एवं वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बताता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 356 बताता है। 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दिया गया। 368 में दिया गया है संसद की संविधान की संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया कि संसद का संविधान संशोधन किस कर सकती है, कैसे कर सकती है और क्या शक्तियां दी गई हैं। तो वो दी गई है 368 में। अब आते हैं इसके प्रश्न। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 400 से अधिक अनुच्छेद दिए गए हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद या आर्टिकल हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान इनकी संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से देखा जाता है तो 395 ही अनुच्छेद हैं। तभी सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधानों के भाग की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। पहले कितनी थी। जो मूल पाठ में भाग 22 दिए गए हैं। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद दिए गए हैं और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन की द्वारा इसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और इनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई। भारतीय संविधान के आरंभ में कितनी अनुच्छेद थे। तो जब भारत का संविधान बना था तब इसके अनुच्छेदों की संख्या थी 395। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से अनुच्छेद तो 12 अनुसूचियां तो हैं, लेकिन जो अनुच्छेद हैं वो 395 नहीं हैं बल्कि उससे ज़्यादा हो गए हैं, जो कि आंसर दिया नहीं गया है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में सम्मिलित थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। मौलिक अधिकार भी है भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलते हैं। प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वह हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के काम में देखने को मिलती है। अब आता है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो
बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी कर से संबंधित विधेयक है कहीं पर भी विधायिका में नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान आता है हमारे 117 में दिया गया है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 के उपखंड का में से 4 में उल्लिखित कर संबंधी जितने प्रावधान हैं, अर्थात कर आधारीरोपित करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वित्त विधेयक से संबंधित जितने भी उपबंध दिए गए हैं वह हमें 117 से संबंधित दिए गए हैं, अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन और अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन लगाता है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत में समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाएगा यह कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? हमें सही बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां इसमें नहीं दी गई हैं, बल्कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान किया गया है 124 में। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है, अर्थात बी आंसर इसका सही दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग के गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में हमें सर्वोच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान मिलता है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उनके बारे में नियमन करने की शक्ति निहित की गई है। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में उल्लिखित किया गया है, जबकि 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39A में दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये सही है। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में दिया गया है पर्यावरण से संबंधित है, तो ये गलत दिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। भारतीय संविधान में नीति नियुक्त तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में दी गई है। पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित की गई है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में उल्लिखित किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 124 हमें बताता है संघीय न्यायपालिका। 5 में दिए गए हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 352 में दिए गए हैं आकस्मिक प्रावधान और 245 में दिए गए हैं विधिक शक्तियों का वितरण।
अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। 245 में संघ द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया गया है। विधायी शक्तियों का विवरण हमें मिलता है 255 में। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान बताया गया है। ज्ञातलब है कि प्रश्न की हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए और अंग्रेजी में इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 14 हमें क्या बताता है? समानता का अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 36 में हमें मिलता है नीति निर्देशक तत्वों का भाग है ये। अनुच्छेद 74 हमें मंत्री परिषद के बारे में बताता है और अनुच्छेद 368 हमें संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद दी गई है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। विधानतः नए राज्य को सम्मिलित करना, मतलब नए राज्यों को मिलाना, अनुच्छेद 2 में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। गिरफ्तारी और निरोध के लिए संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 111 में। मतलब राष्ट्रपति को इसमें 3 शक्तियां दी सकती हैं, या फिर वो विधेयक को लौटा सकता है, पास कर सकता है, या फिर अपने जेब में रख सकता है। विधानतः नए राज्य को सम्मिलित करने का जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। गिरफ्तारी के निरोध के संरक्षण में अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वो 111 में दिया गया है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 54 हमें बताता है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 75 में हमें अनुच्छेद 75 बताता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य परिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी बताता है और प्रक्रिया 55 में दी गई है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 164। और विधान सभाओं की संरचना अनुच्छेद हम 170 में वर्णित की गई है। सूची 1 को 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 67 का संबंध है, रुकिए, 67 का है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 का संबंध राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान और अनुच्छेद 90 में दिया गया है स्पीकर को हटाने का प्रावधान। देखिए, स्पीकर को हटाना है तो 90 की शक्ति चाहिए, तो स्पीकर को हटाना है। अनुच्छेद 94 में दिया गया है राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनको हटाने का प्रावधान। 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान और अनुच्छेद 67 के खा में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। 61 में 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 खा में दिया गया है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान। 94 में दिया गया है स्पीकर को हटाने का प्रावधान और 90 में दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 323 का संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद 323 का जो ए है वो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित।
प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध है निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 330 का संबंध है लोक सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 323 के काम में दिया गया है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में दिया गया है निर्वाचन। अनुच्छेद 330 में दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 में दिया गया है लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुसूची 1 को फिर से अनुसूची 2 से मिलाइए। संवैधानिक संशोधन किस में दिए गए हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है 368 में। वित्त आयोग दिया गया है 280 में। वित्तीय आपात दिया गया है 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं 312 में। देखिए, संवैधानिक संशोधन 368 में दिए गए हैं। वित्त आयोग दिया गया है 280 में। वित्तीय आपात दिया गया है 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं 312 में। फिर से सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है उसका प्रावधान किया गया है 148 में। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में किया गया है। प्रशासनिक जो अधिकरण है वो 323 के काम में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 148 में दिया गया है। वित्त आयोग 280 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है 315 में। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन देखते हैं। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है, सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नहीं, ये गलत है। और अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में दी गई है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में दी गई है। अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में दिए गए हैं। वित्त आयोग 280 में दिया गया है और प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है वो 326 के काम में दिए गए हैं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी जो प्रश्न सी माना था, जो कि त्रुटिपूर्ण रहा था, मतलब मध्य प्रदेश आयोग ही गलतियां नहीं करता, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी गलतियां करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है? तो अनुच्छेद 17 हमें क्या बताता है? न्याय के समक्ष समानता नहीं बल्कि ये अस्पृश्यता का अंत बताता है। और न्याय के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में दिया गया है संसद का गठन नहीं बताता, बल्कि 78 में प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को सूचनाएं वगैरह देता है। अनुच्छेद 192 में दिया गया है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते नहीं है, बल्कि 92 में जो विधानमंडल है उसके कोई प्रावधान है, राज्य के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की स्थिति की उद्घोषणा दी गई है, तो ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख किया गया है और अन्य अनुच्छेद का सही प्रावधान इस प्रकार है, जैसे अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की जो निर्हताएं हैं उनके संबंध में प्रश्न पर विनिश्चय किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 215 का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसका अभिलेख न्यायालय है, यह प्रावधान करता है 215। अनुच्छेद 222 का प्रावधान किया गया है कि जो किसी न्यायालय है उसका एक न्यायाधीश उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 226 में दिया गया है जो रिट है वो कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। और 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान करता है।
देखिए ये इस प्रकार है। 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये सही है। 222 कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कैसे स्थानांतरण होगा या अंतरण होगा, ये इसका प्रावधान करता है 222। 226 बोलता है कि विशेष समय में विशेष रिट जारी करने का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की शक्तियाँ। 227 में सभी न्यायालय के जो अधीक्षण हैं उसके उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? मतलब जो यूटी होते हैं उनके लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 241 में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में मतलब ठाठ से रहते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भाग 8 में दिया गया है, तो इसमें इसके प्रावधान किए गए हैं। 241 में कहा गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। 240 में दिया गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय कैसे होगा, और 242 में दिया गया है वो निश्चित है। देखिए इसके 243 में जो 9 है इसको लास्ट वाला याद रख सकते हैं अपन। 243 में 9 से मतलब संघ के प्रशासन की शक्तियाँ दी गई हैं, तो 9 देवियाँ करेंगी संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि इतने ठाठ में रहता है तो थोड़ी सी शक्तियाँ तो होनी चाहिए, तो 9 से याद कर सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 240 में दिया गया है कि जो वहाँ संघ राज्य क्षेत्र है उसके लिए जो नियम बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? अपने राष्ट्रपति बनाएंगे। और 241 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय और 42 खाली है। सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए। तो अनुच्छेद 76 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 75(1) में क्या कहा गया है? देखो 75 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करते हैं, है ना। तो ये 75(1) में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना होगा? 1 से 3-6 तक होगा, 131। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी होगा। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितने दूर तक होगा। फिर से मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मतलब प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद दिए गए हैं। तो विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के समान समानता किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 14 में दी गई है। अपना क्या है? मौलिक अधिकार है। कार्य करने का अधिकार हमें किसमें मिलता है? तो कार्य करने के लिए अधिकार हमें दिया गया है 41 में। 4 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को चाहिए पड़ता है काम, तो 4 में से एक को चाहिए पड़ता है काम, तो काम करने का अधिकार 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां कौन स्थापित करता है? तो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां हमें बताता है अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये हमें 45 में मिलती है, अनुच्छेद 45 में। विधि के सम्मुख समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कार्य करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति जो है वह अनुच्छेद 42 में दिया गया है, अर्थात ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लेकिन शैशव पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 में। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 में इससे अनुच्छेद 21 के का के रूप में मूल अधिकार में भी शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके साथ शैशव पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो राज्य के संविधान के अनुच्छेद और संबंधित राज्य, तो अनुच्छेद 371(1) मतलब का बताता है हमें नागालैंड के बारे में। अनुच्छेद 371 खा असम के बारे में बताता है, लेकिन अनुच्छेद जो 371 है गा वो हमें मेघालय के बारे में नहीं बताता, बल्कि क्या गुम गई? तो गुम गई है हमारी
मणि तो मणिपुर के बारे में बताता है। अनुच्छेद 371 घ ये बताता है हमें आंध्र प्रदेश, मतलब घर कैसे जाएंगे, अंधे हैं तो आंध्र प्रदेश। घ का कहाँ, मतलब का, अब बोलते हैं ना कि हमने का देख लिया तो मतलब नाग को देख लिया तो नागालैंड का। खा सबको अपन समानता से खाना खिलाते हैं तो खाना खा असम, समानता से खाना खिलाते हैं। लेकिन गा से नहीं आता, गा से आता है क्या गुम गई, मणि गुम गई। मेघालय का प्रावधान किया गया है, हम देख लेंगे इसको किसमें किया गया है। संविधान के भाग 21 जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध के लिए अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो 371 में दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में प्रावधान। 371 का में नागालैंड दिया गया है, कहाँ क्या देख लिया, नाग देख लिया। 371 खा में दिया गया है असम, खाओ सबको सम खिलाते हैं तो असम। 371 गा में दिया गया है मणिपुर क्योंकि गुम जाती है। अब आता है 371 घा, कैसे जाएंगे घर, तो क्योंकि अंधे हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 डा, यह आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 371 चा में हमें सिक्किम के बारे में मिलता है। हमें चाचा के हमें क्या देते हैं, 1-1 रुपए के सिक्के देते हैं। तो 371 चा में दिया गया है सिक्किम। 371 छा में दिया गया है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम में बहुत बारिश होती है तो हमें छा से क्या चाहिए पड़ता है, छाता चाहिए पड़ता है, तो मिजोरम में छाता। जा भैया तू तो जा, अरुणाचल प्रदेश। तो 371 जा में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारा मतलब गोवा जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, रेत होती है ना, तो झाड़ते हैं। तो 371 झा में दिया गया है गोवा। अनुच्छेद इया में दिया गया है कर्नाटक। अइया मत करो, नाटक मत करो, थोड़ा अच्छा करो तो कर्नाटक। देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। अनुच्छेद 371 में दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 371 का में दिया गया है नागालैंड। 371 खाओ सम तो असम में दिया गया है। गा क्या गुम गई, मणि गुम गई, तो 371 गा में दी गई है मणिपुर। घर जाएंगे कैसे जाएंगे, तो 371 घा में दी गई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और रा में दिया गया है जो आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 के चा में हमें क्या देते हैं, सिक्के देते हैं, तो सिक्किम का प्रावधान किया गया है। अब हमें छाता चाहिए है तो 371 छाता में छा में क्या आएगा, मिजोरम आएगा। 371 जा भैया तुम तो जा, तो अरुणाचल प्रदेश जा में दिया गया है। 371 झाड़ेंगे हम क्या, गोवा का बीज झाड़ेंगे, तो 371 झा में गोवा दिया गया है और 371 यहाँ में दिया गया है कर्नाटक। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।